द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत करता है। हम लोग जो सुपर टेट के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं, इसका ये अगला प्रैक्टिस सेट आज हम लोग पुनः सॉल्व करने वाले हैं। तो फटाफट आप लोग जुड़ जाइए और अन्य साथी भी वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे अन्य साथी भी आपके जुड़ सकें। तो फटाफट चलिए देखिए, यहाँ पे पहला पोर्शन हम लोग जो लिए हैं वो हिंदी का है। इसमें 20 प्रश्नों को कवर करेंगे और पहला दूसरा क्वेश्चन इस पद्यांश से लिया गया है। यहाँ पे ये पद्यांश दिया गया है, यानी कविता के टाइप में है। इसको आप लोग यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, उसके बाद जो है पढ़ेंगे पूरा। उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नहीं पढ़ पा रहे हैं, वीडियो को रोक कर आराम से पढ़ सकते हैं और अच्छी तरह से पढ़ेंगे तभी क्वेश्चन के आंसर को जो है बना पाएंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोग को भी आंसर करते रहना है। चलिए, उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। वीडियो तेज़ है तो थोड़ा रोक कर वीडियो को आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन पहला आ गया आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पे निज पूर्व गौरव दीप कौन सा है? स्वयं की अस्मित है या फिर पदचिन्ह है, पूर्वज है, शांति में उद्देश्य? चलिए बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग करते रहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे माफ़ कीजिए, निज पूर्व गौरव दीप जो है वो हमारे कौन है? पूर्वज हैं। इस गद्यांश मतलब ये काव्यांश का आंसर ये सी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है आपका, काव्यांश की जो आरंभिक पंक्ति का रूप है वो कौन सा वाक्य के टाइप में है? जैसे विधान सूचक वाक्य है, इच्छा बोधक वाक्य है, आदेश बोधक वाक्य है या फिर संदेह बोधक वाक्य है? कमेंट करके आंसर बताइए फटाफट। दूसरे का आंसर कौन सा सही होगा? बहुत अच्छे। तो यहाँ पे इच्छा बोधक वाक्य का ये जो है पंक्ति है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, वाक्य में अंग कौन से हैं? उद्देश्य विधेय है, योग्यता आकांक्षा या आसक्ति है, पदक्रम है, अन्वित है? सरल मिश्र और या फिर संयुक्त वाक्य सभी मिक्स यहाँ पे हैं। चलिए ऑप्शन बताइए फटाफट। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे ये वाक्य जो है वो उद्देश्य और विधेय वाक्य है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वाक्य में जहाँ सबसे कम रुकना होता है वहाँ क्या प्रयोग किया जाता है? यानी कौन सा चिन्ह वहाँ पे प्रयोग किया जाता है जहाँ सबसे कम रुकना होता है? यानी थोड़ा अल्प, यानी कि कह सकते हैं बहुत ही कम मात्रा में रुका जाता है। अल्प विराम, अर्ध विराम, लाघव चिन्ह या फिर पूर्ण विराम? तो यहाँ पे उसको अल्प विराम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न पे, चढ़ाना किस क्रिया से भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा? चढ़ाना एक क्रिया है, इससे भाववाचक संज्ञा शब्द किस प्रकार का बनेगा? तो यहाँ पे भी चढ़ाई बिल्कुल सही हो जाएगा। चढ़ाना का क्या हो जाएगा? चढ़ाई। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही। इसी के साथ नेक्स्ट है, ढेर सारा मक्खन किस विशेषण का उदाहरण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, निश्चित परिणामवाचक, परिमाणवाचक या फिर अनिश्चित परिमाणवाचक? तो देखिए, ढेर सारा मक्खन, तो इसको हम लोग नापेंगे या तौलेंगे, किसी प्रकार से कह सकते हैं नापना ही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो डी बिल्कुल सही होगा। और भी अनिश्चित है, ढेर सारे का मतलब अनिश्चित है, कोई निश्चित नहीं है। तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट है, अनुराग ने फल खरीदे में कौन सी क्रिया है? आकर्मक, साकर्मक, प्रेरणार्थक या फिर सहायक? अनुराग ने फल खरीदे, ऑप्शन नंबर बी यह जो है सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। का क्या क्यों से जब क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, अगर वो क्वेश्चन का अर्थ निकल जाता है तब जान लीजिए वहाँ पे आपका सकर्मक क्रिया का वो उदाहरण हो जाएगा। जैसे अनुराग ने क्या खरीदे? तो अनुराग ने फल खरीदे। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता, वक्ता का मतलब होता है कहने वाला, श्रोता का मतलब होता है सुनने वाला, अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? चलिए, यहाँ पे यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन की बात किया गया है। तो यहाँ पे उसको क्या कहा जाएगा? ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल वहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ अगला प्रश्न है, ज्ञ को वर्णमाला में क्या माना जाता है? संयुक्त व्यंजन माना जाता है, स्वर व्यंजन माना जाता है, अनुस्वार माना जाता है, व्यंजन माना जाता है? वैसे बात करते हैं तो ये ज्ञ जो है ये व्यंजन ही है, लेकिन यहाँ पे देखिए व्यंजन के साथ साथ ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं। पहला वर्ण जो है आपका वो छा होता है, दूसरा व्यंजन जो होता है वो त्रा होता है, और तीसरा व्यंजन जो होता है वो आपका यही ज्ञ होता है। और इसी के साथ साथ चौथा जो होता है वो
आपका ये शरा वाला ये वाला व्यंजन होता है। ठीक, तो यहाँ पे 4 जो है संयुक्त व्यंजन है। व्यंजन के अंतर्गत देखिए यहाँ पे ऑप्शन, अगर ये संयुक्त व्यंजन ना दिया होता तो व्यंजन पे आप लगा देते, लेकिन पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और ये जो 2 वर्णों से मिलकर बना है वो जा है, और जा के नीचे हलंत लगा देंगे प्लस यहाँ कर देंगे। ठीक, इस प्रकार से ये आपका बन जाएगा। और इसको और अगर कम करना है तो यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे इस प्रकार से कर सकते हैं, जा धन धन एक आ और निकाल सकते हैं। ठीक, इसमें से इस वाले में से एक आ निकाल सकते हैं। ठीक, क्लियर। ये बराबर क्या हो जाएगा, ज्ञा हो जाएगा। और इसी के साथ क्वेश्चन अगला देखते हैं, कौन सा शब्द बहुवचन है, कौन सा शब्द बहुवचन है। चलिए बताइए फटाफट। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल, ये हस्ताक्षर जो है ये बहुवचन में है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि किसी व्यक्ति द्वारा लिखा जाने वाला अपना नाम जो इस प्रकार का सूचक होता है वो ऊपर लिखी हुई बातों जैसे लिखना या कुछ प्रकार से कह सकते हैं, तो ये सभी बहुवचन के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, चलिए बहुत अच्छे। इसी के साथ अगला, केला का तत्सम शब्द कौन सा होगा, केला का तत्सम शब्द कौन सा है, तो ये कदली होगा। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही। अगला है अपकृत में उपसर्ग। चलिए, जो क्वेश्चन छोटे छोटे हैं इसको थोड़ा तेज़ी के साथ करेंगे। अपसर्ग में जो उपसर्ग लगा है आप वो लगा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि मूल धातु में जो पहले जुड़कर शब्द बनाते हैं उसको हम लोग उपसर्ग कहते हैं, और मूल धातु के अंत में यानी बाद में जो शब्द जुड़कर शब्द का अर्थ बनाते हैं उसको प्रत्यय कहा जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। उपसर्ग और प्रत्यय मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि शरद ऋतु में धूप में बैठा जाता है में कौन सा वाच्य है। शरद ऋतु में धूप में बैठा जाता है, इस शब्द में कौन, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, वाच्य बताना है। तो यहाँ पे भाववाच्य है। क्लियर, भाववाच्य। मुझसे बैठा नहीं, उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, ये सब जहाँ भी मिल जाएगा आपको वहाँ भाववाच्य का उदाहरण होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस समाज के उत्तर पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जिस समाज के, ये समाज का उदाहरण का आंसर है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपका बनता है, कोई ज़रूरी नहीं कि शब्द ही लिख कर दे, यहाँ पे ऐसे भी पूछा जा सकता है। जिस शब्द में उत्तर ध्यान दीजिएगा, उत्तर पद क्या हो, प्रधान होने की साथ ही पूर्व पद यानी पहले का पद जो है उत्तर पद की विशेषता यानी विशेषण विशेष का संबंध भी होता हो, उसे कौन सा समास कहते हैं। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे उसको कर्मधारय कहते हैं। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कै कै कारण कौवे वाला जुनू टूटे मोतिहन के माला। चलिए बताइए इसमें कौन सा अलंकार है। 15 नंबर में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ देखिए, जहाँ कहीं भी ये जानू मानू इस प्रकार का शब्द मिल जाएगा वहाँ पे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जानू मिल गया ना, तो इसलिए ये सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, देवताओं का उपवन क्या होता है। नंदन कानन अशोक वाटिका स्वर्ग या इनमें से कोई नहीं। तो देवताओं का जो उपवन होता है उसको नंदन कानन कहा जाता है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ 17 नंबर का प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। 17 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि किस शब्द में, निम्नलिखित शब्द में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विलोम शब्द छांटना है। उत्तरार्थ का विलोम शब्द, उससे उत्तरार्थ का दक्षिणार्थ होगा, लेकिन यहाँ पे आप लोग देखें तो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ का उत्तरार्थ का क्या होगा, तो देखिए एक प्रकार से और हम लोग बना सकते हैं। जैसे उत्तर का मतलब, उत्तर मतलब बाद में होता है, तो पूर्व मतलब क्या होगा, पहले होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए, यानी कि उत्तर मतलब होता है पिछला और पूर्व मतलब होता है पहला, इस प्रकार से बन जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रिय मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। यहाँ पे देखिए ध्यान से पढ़िए इसको। प्रिय मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबा का सहारा कहाँ है, डूबी का सहारा कहाँ है। तो इसमें रस बताना है आपको, शांत रस है, करुण रस है, रौन रस है या फिर श्रृंगार रस है।
तो 18 नंबर का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करुण रस यानी कि विलाप करने की बात किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। इस पंक्ति में कविता में से इनके रचनाकार कौन है? चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। 19 नंबर का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है भिक्षुक और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बिल्कुल सही ऑप्शन, इन्हीं के द्वारा ये लिखा गया है। और इसी के साथ अगला है, सुदामा चरित्र के लेखक कौन है? सूरदास, नरोत्तम दास, रत्नाकर, इनमें से कोई नहीं। 20 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? चलिए, बहुत अच्छे। सुदामा चरित्र के लेखक के बारे में बताना है तो यहाँ पे नरोत्तम दास बिल्कुल सही हो जाएंगे। 20 सही होने के साथ अगला प्रश्न है, ये इसमें जो है इंग्लिश का है। ये आपको यहाँ पे पोएट्री लिखी गई है, इस पोएट्री को आराम से पढ़ेंगे। और यहाँ साथ साथ 21 नंबर का क्वेश्चन भी आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक आपकी पोएट्री है, इसको पढ़िए फटाफट और आंसर बताइए कौन सा सही हो जाएगा। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे आपको इसका जो है मीनिंग बताना है। तो यहाँ पे फैक्ट सी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर का प्रश्न है, कंजक्शन, सही कंजक्शन कौन सा यहाँ पे यूज होगा? तो यहाँ पे बी ऑप्शन दैट बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे कौन सा एडवर्ब है या एडजेक्टिव है ये बताना है। यानी कि ये सेंटेंस लिखा गया है, इसमें ये शब्द जो है ये वर्ब है, माफ कीजिए एडवर्ब है या एडजेक्टिव है ये बताना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये एडवर्ब का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसमें आपको स्पेस यहाँ दिया गया है, जो खाली जगह है यहाँ पे क्या भरना है ये बताइए फटाफट। चलिए, 24 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे सी बिल्कुल फेल किया जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 25 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ एन अप्रोच आर्टिकल यानी कि सही आर्टिकल को यहाँ पे चूज करना है। गीतांजलि इज एन ओपन, देखिए यहाँ पे जो वावेल आ रहा है वो स्वरकार है, इसलिए यहाँ पे एन भरा जाएगा ओपन में, ठीक। तो ओपन माइंडेड गर्ल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है पैराग्राफ यानी पैसेज, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से शुरू करना है पैसेज, यहाँ से है और आप लोग को अच्छी तरह से पढ़ना है। पढ़ने के बाद आंसर बताना है। उम्मीद है पढ़ लिए होंगे, ऊपर भी पढ़ लिए, इसको भी पढ़ लीजिए जो छोटा था। और यहाँ क्वेश्चन 26 नंबर का आपके स्क्रीन पर है ही। यहाँ पे सिनोनिम्स बताना है और यहाँ पे टेम्पर का सिनोनिम बताना है, ये शब्द है आपका। तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन, मिटिगेट बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ नेक्स्ट है तो एथलेटिक, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक फेवरेट स्पोर्ट के बारे में कहा गया है एथलेटिक्स। तो एथलेटिक्स कौन किस प्रकार का शब्द है ये बताना है। नाउन है ये कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है या फिर प्रोनाउन है, यानी ऊपर वाले शब्द सेंटेंस में। तो यहाँ पे ये एथलेटिक जो शब्द है वो खेलकूद यानी नाउन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। क्लियर। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, इसके बाद यहाँ पे पूरा सेंटेंस लिखना है, कौन सा स्थान यहाँ पे खाली स्थान पे क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पे आप भर दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसमें बताइए कौन सा आंसर सही होगा। सेम गर्ल वर क्लीनिंग डियर डोमिनेटियर। तो इसमें बताइए कौन सा यहाँ पे सही होगा। एक मिनट, किस प्रकार का ये कह सकते हैं सेंटेंस है। तो यहाँ पे ये एक्टिव सेंटेंस है, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मेंशन द कॉमन सुटेबल प्रेफिक्स, सही प्रेफिक्स को चूज करना है। जैसे राइस है, वाक है, लाइट है। 30 नंबर का ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे फर्स्ट ए भर दिया जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट संस्कृत का क्वेश्चन है। संस्कृत के क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा तेज़ी के साथ करेंगे, आप लोग हमारे साथ मिलान करते रहिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। हम केवल ऑप्शन को जिक्र करेंगे, आप लोग मिलान करते चलिएगा अपने आंसर के साथ। यहाँ पे 31 नंबर का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। जंगम यानी अस्थावर का जो विपरीत है वो जंगम है। नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी मेघदूतम से ये पंक्ति जो लिखी गई है ये मेघदूतम का से लिया गया है। और इसी के साथ अगला प्रश्न है यहाँ पे
ये गम जो धातु लिखी गई है इसमें विधि लिंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप कौन सा है? 33 नंबर में ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे गच्छेम बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अभ्यंतर पर्तन में कितने भेद होते हैं? जो 34 नंबर का ऑप्शन नंबर भी 5 भेद होते हैं। और इसी के साथ नेक्स्ट 35 नंबर का क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन यहाँ पे हस्ता का कौन सा प्रत्यय लगा है? तो त्वक पर ये प्रत्यय लगा है, जो भी होगा ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही। इसी के साथ नेक्स्ट है तंडुलान ओदनम सतंडुलान ओदनम पचति। इसमें जो रेखांकित शब्द है यानी कि ये जो तंडुलान शब्द लिखा है इसमें विभक्ति कौन सी है ये बताना है। चलिए 36 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर भी द्वितीय विभक्ति का ये उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है उपस्थिति पद में कौन सा समास होगा? तो बताइए फटाफट आंसर। 37 नंबर में उपस्थिति पद में उदाहरण जो है वो तत्पुरुष का है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही। और इसी के साथ नेक्स्ट है कष्टा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर बी कष्ट प्लसित बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट है उपाधि पद में किस उपसर्ग का उपयोग यानी प्रयोग किया गया है? 39 नंबर का ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे उप का प्रयोग किया गया है। एक मिनट वीडियो कट रही है आप लोग की, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला वो बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है यह पंक्ति जो लिखी गई है इस पंक्ति का आंसर क्वेश्चन नीचे दिया गया है, बताना है कौन सा सही हो जाएगा। देखिए उम्मीद है यहाँ से पूरी पंक्ति पढ़ेंगे तो क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन शर्ट बिल्कुल सही होगा। और इसी के साथ विज्ञान का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। विज्ञान के क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा डिटेल के साथ जानकारी करेंगे। चलिए बताइए आंसर फटाफट कौन सा होगा। क्वेश्चन है आगे स्क्रीन पर आरएनए एक बहुलक अणु है, इसका पूर्ण रूप क्या होता है यानी पूरा नाम क्या है आरएनए का ये बताना है। सीधा सीधा ऐसा क्वेश्चन आप लोग दे दीजिए, आरएनए का पूरा नाम क्या बताना है, मतलब क्या होगा ये बताना है। राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है आरएनए का पूरा नाम, ठीक है। और इसमें ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो बी बिल्कुल राइबो न्यूक्लिक अम्ल बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन का साधारण नाम क्या होता है? तो यहाँ पे इसका फ्रेयान होता है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन का साधारण नाम जो है वो फ्रेयान है। और फ्रेयान का उपयोग एरोसोल तथा रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। रेफ्रिजरेटर का तात्पर्य यह है कि जैसे जो हमारे घर में एसी होता है या फ्रिज होता है उसको कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसमें है किसके अनुसार आंतरिक ऊर्जा जो है अवस्था एक कार्य और एक आंतरिक ऊर्जा में रूप वृद्धि प्रणाली को आपूर्ति की गई ऊष्मा और प्रणाली द्वारा किए गए कार्य के सहयोग के बराबर होती है। ये किसका जो है नियम है ये बताना है इसमें। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे ऊष्मा की गति के तीसरे नियम के अनुसार ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम नियम है जिसको हम लोग गतिक ऊष्मा मतलब ऊष्मा गति का तीसरा नियम कहते हैं। और इसका नियम जो है वो Q बराबर डेल्टा U प्लस W होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट है बल आघूर्ण की दिशा क्या होती है? 44 नंबर का क्वेश्चन है। बल आघूर्ण की दिशा प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत होता है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल इजी था। और इसका फार्मूला की बात करते हैं तो T बराबर F/D होता है। ये तो ध्यान ही है आप लोग को, T बराबर F/D होता है, यानी कि प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत होता है। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अंग विसहरण करता है और पाचन के लिए आवश्यक रसायनों को पैदा करता है? तो डी बिल्कुल यहाँ पे यकृत बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट है पानी में से ठोस पदार्थ को प्राप्त करने की सबसे किफ़ायती विधि कौन सी होती है? 46 नंबर का डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे अवसाद उसको कहा जाता है। डी सही होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो उसको साइनोमीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट है रुधिर को पतला करने के रूप में किस दवा का प्रयोग किया जाता है? यानी कि रुधिर को पतला करना है तो किस दवा का प्रयोग किया जाता है ये बताना है इसमें। चलिए फटाफट आंसर दे दीजिए। बहुत अच्छे। तो वहाँ पे वेफ्रान जो होता है उस नामक औषधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है?
उसे यहाँ पे प्रोटीन की कमी का कारण जो रोग होता है वो क्वाशियोरकर रोग होता है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन, और ये बच्चों में अक्सर देखने के लिए रोग मिल जाएगा। ठीक, इसमें क्या होता है, इस रोग में पेट बाहर निकल आता है और आंखें उभर आती हैं तथा जो पैर के तलवे होते हैं बच्चे के वो लंबे और मोटे हो जाते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका, इसमें खाली स्थान है, उसके बाद कहा गया पौधों की एक ऐसी प्रजाति है, यानी कौन सी एक पौधों की ऐसी प्रजाति है जिसमें कम पानी वाले वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलन किया गया है, यानी किया है। यहाँ पे पहला मरुद्भिद कहा जाता है इसको। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला पोर्शन गणित का है। गणित के क्वेश्चन को हम लोग स्किप करते हैं। तो जी नमस्ते, अगले पोर्शन की तरफ। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा। जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट या हमारे पुराने साथी हैं उनको मालूम है कि ये हमारे सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं, अन्यथा हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस पर जाकर आप लोग वहाँ पे इसको फॉलो कर लीजिए। फॉलो करने के बाद वहाँ से आप लोग जो है इसके क्वेश्चन को, यानी 150 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट वहाँ PDF के रूप में आपको उपलब्ध है, वहाँ से इसको लोड करके सॉल्व कर लीजिएगा। उसी के साथ अगला पोर्शन है पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन का। तो इसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें कौन सी संस्था नज़र रखती है कि बैंक वास्तव में नगद विशेष बनाए हुए हैं, मतलब माफ़ कीजिए नगद विशेष नहीं है, नगद शेष बनाए हुए हैं। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा वो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल भारतीय रिजर्व बैंक बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका, भारत में जो बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा है वो किस राज्य का है। तो ये प्रश्न है, सभी लोग को मालूम है कि राजस्थान में जो अपना सहारा वो क्या कहते हैं थार का मरुस्थल है वही सबसे बड़ा बंजर भूमि है, मरुस्थल भी है। ऑप्शन नंबर डी राजस्थान बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो यहाँ पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैंडल पीक चोटी, यानी सैंडल पीक यहाँ पे होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सैंडल चोटी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सैंडल पीक इसका पूरा नाम है, ध्यान रखिएगा, सैंडल पीक नाम है, सैंडल पीक इस चोटी का नाम है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, अपक्षपात वक्र क्यों दर्शाता है। 74 नंबर का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे अपक्षपात जो दर्शाता है वो दो वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि जो होती है उसको दर्शाता है, बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में जो न्यायिक पुनर्वलोकन का प्रावधान दिया गया है वो किस संविधान से लिया गया है। चलिए ऐसे बताइए फटाफट, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूके है, या फिर कनाडा है, आयरलैंड है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो पहला ही ऑप्शन, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से ही इसको लिया गया है, फर्स्ट बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट है, 17 दिसंबर 1927 को जॉन सैंडर्स की किसने हत्या कर दी थी। यहाँ पे जॉन सैंडर्स की हत्या करने वाला जो 17 दिसंबर 1927 को थे उनका नाम है भगत सिंह। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न, और इन्हीं के साथ साथ सुखदेव, राजगुरु ये तीनों भी थे, और चंद्रशेखर आज़ाद को भी इस समय जो है भगत सिंह के साथ ही दिए, मतलब ये सब इनके साथ एक साथ में इनको मारने में साथ दिए थे, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि तीनों लोग को एक ही साथ में ही फांसी हुई थी, ये भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं। तो शैवालों और काई से बनने वाले जो वन होते हैं उनको जो है हम लोग टुंड्रा वन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और ये वन मुख्यतः आपको 66 ध्यान दीजिएगा 66.5 अंश जो है उत्तर के निकटी यानी कि ध्रुव की तरफ देखने के लिए मिलेगा आपको, जहाँ पे सबसे अधिक जो है बर्फ़ पाए जाते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसका दैनिक तापमान में अंतर सबसे अधिक होता है। मरुस्थल में, पर्वत में, पठार में, या फिर महासागर में। तो यहाँ पे मरुस्थल जो होता है वहाँ पे सबसे अधिक तापमान देखने के लिए मिलता है आपको। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा
वो ऑप्शन पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेगिस्तान मरुस्थल जो होता है वो रेगिस्तान होता है, वहाँ पे आपका क्या कहते हैं दिन के समय में जब धूप पड़ती है तो तापमान अधिक हो जाता है, और वही शाम के समय में जब धूप सूर्यास्त होता है सूर्य, तो तापमान यानी कि बालू होती है, मरुस्थल होने के कारण तापमान जो है बहुत कम हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पे अंतर सबसे अधिक देखने के लिए मिलता है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका, MICR के असंक्षिप्त रूप में आई का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। यहाँ पे स्याही का मतलब आई का मतलब है स्याही या इंक कह सकते हैं। और इसी के साथ अगला, सरदार वल्लभ भाई पटेल के अग्रणी कौन थे, यानी किसके अग्रणी थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो अग्रणी थे वो बारदौली सत्याग्रह के अग्रणी थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और बारदौली की महिलाओं को द्वारा ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी दी गई थी, ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसके साथ अगला प्रश्न है, शिक्षण कौशल। इसमें आपको यहाँ पे क्वेश्चन पहला मिल गया है। इसमें कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के लिए किस नियम पर आधारित है? तो यहाँ पे तत्परता का नियम बिल्कुल सही ऑप्शन। जब आप तत्पर होंगे किसी भी चीज़ को सीखने के लिए तो यहाँ पे सबसे अच्छे तरह से आप सीख सकेंगे यहाँ पे, तो सी बिल्कुल सही। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या तात्पर्य होता है? तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य है कि सीखने की क्रिया के दौरान जो शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्रों को नियमित रूप से आकलित करना होता है, यही सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपके 83 नंबर, इसमें पूछा गया है कि वर्तमान में जो निःशक्त बच्चे हैं, बच्चों की शिक्षा के लिए क्या कहा गया है? तो यहाँ पे चाहे वो निःशक्त बच्चे हों चाहे अच्छे बच्चे हों, सभी के लिए समावेशी शिक्षा की बात किया गया है। तो यहाँ पे देखिए समावेशित समेकित भी है, समावेशित भी है। तो यहाँ पे आप लोग को थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, लेकिन बट कन्फ्यूज नहीं होना है आप लोग को, पहला ही समावेशी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि समावेशी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, कौशल सीखने की पहली अवस्था कौन सी होती है? तो कौशल सीखने की पहली अवस्था अनुकरण होता है। अनुकरण का मतलब ये होता है कि जिस प्रकार से आप जो भी करेंगे वही बच्चा भी करने का इसलिए जो है प्रयास करेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन, इसी को अनुकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो किस प्रकार से मूल्यांकन किया जाना चाहिए ये बताना है। यहाँ पे बच्चों के सीखने के स्तर पर जो स्तर का ज्ञान होता है उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। और इसी के साथ नेक्स्ट है, सीखने की जो प्रोजेक्ट विधि है वो किस अवस्था के लिए उपयोगी होती है? प्रोजेक्ट विधि की यहाँ पे बात किया गया है। प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए होता है? बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था या इन सब के लिए? 86 नंबर का ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो डी बिल्कुल इन सभी के लिए जो है प्रोजेक्ट विधि उपयोगी होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई है? और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई है। बी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, तो वह क्या कर रही है? चलिए क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर उम्मीद है दिख रहा होगा, थोड़ा नहीं दिख रहा है वीडियो को क्वालिटी को आप लोग थोड़ा उच्च कर लीजिए तो स्पष्ट दिखने लगेगा। तो यहाँ पे माफ कीजिए 88 का ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें वह बच्चों की पाठ समझने की जो शैली है उसको विकसित करने में सहायता कर रही है। क्लियर? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें कहा गया है कि कौन सा तत्व है जो कक्षा में, ध्यान दीजिएगा, कौन सा ऐसा तत्व है जो कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे अध्यापकों द्वारा बच्चों की जो स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना ही यहाँ पे सबसे अधिक सहायक हो सकता है। बी बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ अगला प्रश्न है, इसमें विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है, तो किस पे केंद्रित होता है ये बताना है। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्माति सूक्ष्म यानी सूक्ष्म इससे भी अति सूक्ष्म प्रावधानों का निर्माण करना ही समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। क्लियर हो गया होगा आप लोग को। तो हम लोग अगला पोर्शन लेते हैं बाल मनोविज्ञान का, और इसमें भी आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए पढ़िए और क्वेश्चन के आंसर को बताइए फटाफट कौन सा सही हो जाएगा।
क्वेश्चन है आपका, जो बालक स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ होते हैं वो कौन से बालक होते हैं? तो ये बालक मानसिक रूप से मंद बालक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट है, कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पे डिसलेक्सिया उसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, श्रवण बाधित यानी कि जो सुन ना सकने वाले बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए किस प्रयुक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए? ब्रेन लिपि, सांकेतिक विधि, यंत्र विधि या ये सभी? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बात किया गया है आपका जो सुन नहीं सकते ऐसे बालकों के लिए, तो यहाँ पे सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शैशवावस्था की उम्र क्या होती है या समय क्या होता है? 6 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं शैशवावस्था की, तो शैशवावस्था जन्म से लेकर, वैसे कह सकते हैं जन्म से ही होती है, यानी कि बच्चा जब से जन्म लेता है उसके बाद 2 वर्ष तक शैशवावस्था काल माना गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा, एक मिनट, अच्छा हाँ, वैसे जिन प्याजे के द्वारा ये कहा गया, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा वो पहला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 0 से 6 वर्ष माना गया है और बाल्यावस्था को जो माना गया है, शैशवावस्था का 0 से 6 माना गया है, वहीं पे बाल्यावस्था को 6 से 12 माना गया है और किशोरावस्था को 12 से 18 माना गया है। ये आपका जो है सामान्य है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहा नहीं गया है स्पेशल कि किसके द्वारा, यानी किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया कि अध्ययन की दृष्टि से जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व है वो क्या होता है? तो उसमें सी बिल्कुल सही ऑप्शन, विद्यार्थियों का जो समरूप समूहों में वर्गीकरण है, ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। यही इसमें विभिन्नताओं का महत्व होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है, तो किस लिए किया जाता है स्किनर बॉक्स का प्रयोग? तो यहाँ पे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। और इसमें क्रिया प्रसूत तथा उद्दीपन प्रसूत, जो भी क्रिया उद्दीपन के द्वारा हो उसी को कहा जाता है। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया था? यहाँ पे अधिगम के प्रयास एवं भूल के सिद्धांत के द्वारा यहाँ पे अपने सिद्धांत को सिद्ध किए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इन्होंने ही जो है क्रिया उद्दीपन, माफ कीजिए, उद्दीपक अनुक्रिया कह सकते हैं या संबंधवाद कह सकते हैं, इसके सिद्धांत को भी दिया था इन्होंने। पुनर्बलन जिसको कहा जाता है, ये इन्हीं की क्रिया पर, यानी कि इन्हीं के सिद्धांत पर आधारित है। बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ साथ क्वेश्चन नेक्स्ट है, विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षा को ध्यान देना चाहिए, तो किस पर ध्यान देना चाहिए? चलिए यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन। व्यक्तिगत आवश्यकताओं और समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है? तो सीखना एक संज्ञानात्मक संकाय है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन, यही जो है कोहलर सिद्ध करना चाहता था। और इसी के साथ क्वेश्चन अगला है, समावेशी जो शिक्षा है उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो किस पर बल देता है या किस तरफ इंगित करता है? तो यहाँ पे समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा को इंगित करती है जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यताओं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वगैर बच्चों को शामिल करें, यानी कि सभी प्रकार के, चाहे वो बौद्धिक विकलांग, बुद्धि में कम ज़्यादा हों या समाज में उच्च नीच हों या फिर भाषा के आधार पर अन्य हों या अलग अलग भाषाओं के हों, सभी को एक साथ बैठाकर शिक्षा प्रदान करना ही समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आती है। क्लियर? तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे सामान्य ज्ञान और समसामयिक यानी घटना चक्र के क्वेश्चन है। इसको हम लोग थोड़ा स्पीड के साथ करेंगे और आप लोग मिलान करते रहिएगा, क्योंकि ये आपका करंट अफेयर तो पुराना मिलेगा बट स्टैटिक जीके के रूप में आपके काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा करेगा यहाँ पे। ठीक, काफ़ी लाभ पहुँचाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन, लौह पुरुष की उपाधि से किसे विभूषित किया गया है? क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग, कौन सा आंसर सही हो जाएगा?
तो 101 का ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है यहाँ पे कि रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? तो रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, इसमें कौन सी किताब मुंशी प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो यहाँ पे सी गाइड बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे गबन है, गोदान है और निर्मला, ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं, बट यहाँ पे गाइड नहीं लिखी गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और गाइड R.K. नारायण के द्वारा लिखी गई है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम अणुबम विस्फोट किस नगर में किया गया? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन, हिरोशिमा जापान के शहर में जो है 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर माफ़ कीजिए, यहाँ पे 6 अगस्त होना चाहिए, एक मिनट यहाँ पे ये सब नहीं, यहाँ पे 6 अगस्त 1945 को जो है हिरोशिमा नागासाकी पर किया गया था। क्यों? चलिए 1 मिनट क्लियर कर लेते हैं। एक मिनट हाँ क्लियर हो गया। यहाँ पे 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, यानी कि पहला ऑप्शन जो था हिरोशिमा पर ही, या जो जापान का एक शहर है वहाँ पे गिराकर जो है USA के द्वारा, अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। क्लियर? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन, 14 दिसंबर को ये मनाया जाता है, विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड लाइव फंड WWF जिसको कहते हैं का प्रतीक कौन सा जानवर है? तो इसका जानवर जो प्रतीक है वो जाइंटा पांडा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, एक बात और, यहाँ पे इस समय ये जाइंटा पांडा जो है ये जो है विलुप्त प्राय प्रणाली में, यानी कि रेड डाटा बुक में इसको इंगित किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे कथन है और कारण है, नीचे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। पहले कथन को पढ़ते हैं, जैसे LPG एक प्रदूषक मुक्त वाहन ईंधन है, साथ साथ कारण क्या है इसका कि CNG ईंधन चलित बसों का चालन भारत में जो मेट्रोपॉलिटन नगरों के लिए संतुष्ट है वो की जाती है। तो यहाँ पे क्यूट नीट का ऑप्शन है, यहाँ पे बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 107 का क्वेश्चन कौन सा सही होगा, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे A और R दोनों सही हैं, बिल्कुल सही हैं, परंतु R जो है एक ही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे LPG की बात किया गया है और यहाँ पे CNG की बात किया गया है, तो व्याख्या एक दूसरे का कारण नहीं है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, IMF का संक्षिप्त रूप यानी पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पे IMF का पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हम लोग हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नाम से जानते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन था? डी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे त्रिगवेली बिल्कुल सही ऑप्शन, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव हुए थे। इसी के साथ नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन। तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे IMF जिसको हम लोग ऊपर के पूर्णों को देखे थे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको कहते थे, वही जो है विश्व आर्थिक रिपोर्ट को प्रकाशित करती है। ठीक, तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला है, संसार की मुख्य भाषाएं कौन हैं? चीनी, अंग्रेजी, हिंदी, स्पेनिश। तो संसार की जो मुख्य भाषाएं हैं वो हिंदी हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ साथ बात करते हैं अन्य भाषाओं की, तो अंग्रेजी, फ्रेंच, ये दोनों भाषाएं जो हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए, ध्यान दीजिएगा, ये एक मिनट, अंग्रेजी और स्पेनिश भाषाएं जो हैं, फ्रेंच, अंग्रेजी और कौन सी हैं? फ्रेंच। ये जो आपका UNO है इसमें दोनों भाषाएं
यूज में ले जाने वाली भाषाएं हैं। और इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने श्री B.R. अम्बेडकर की 125वीं जयंती मनाई है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, यहाँ पे इनका पूरा नाम है भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यहाँ पे इसकी 125वीं जयंती जो मनाई गई है वो UNO के द्वारा यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मनाई गई। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और अगला प्रश्न है, भारत सदस्य किसका नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का सदस्य अपना भारत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, सर्व शिक्षा अभियान के तहत कितने उम्र के बच्चों को शामिल किया जाता है? तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो है 6 से लेकर के 14 वर्ष के आयु के बच्चे सभी इसमें शामिल होते हैं। डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही, यहाँ पे जॉर्ज वाशिंगटन, ये बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कौन सी संस्था को विश्व बैंक के सुलभ कर्ज विंडो के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे IDA ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। इसी को ही सुलभ कर्ज विंडो के नाम से जाने जाना वाला ये संस्था है, भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, विशेष आहरण अधिकार किसने बनाए थे? तो ये जो बनाया गया था वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जिसको कहा जाता है उसके द्वारा ये बनाया गया है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? नीम, पीपल, आम, देवदार। तो यानी कि भारत का यहाँ भी पूछा गया है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? हमारी का तात्पर्य भारत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, एक मिनट, अच्छा हाँ ठीक, देवधर। यानी कि ये जो अशोक है उसको देवधर भी कहा जाता है। ठीक, यहाँ क्या है? अशोक है, याद रखिएगा। अशोक आप लोग जानते हैं लेकिन देवधर नहीं जानते हैं, इसलिए डी बिल्कुल सही ऑप्शन, दोनों को याद रख लीजिएगा। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, कौन सा उत्पादन संघ यानी कार्टेल का उदाहरण है? कार्टेल यानी उत्पादन संघ का उदाहरण कौन सा है? 119 का ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल। यहाँ पे पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन जिसको ओपेक कहा जाता है, यही उत्पाद संघ कार्टेल का उदाहरण है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन सी कामकाज की भाषा नहीं है? तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन, जापानी जो है ये कामकाज की भाषा नहीं है। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आपका है, यहाँ पे मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है? मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, इसी के द्वारा तैयार किया जाता है। और इसी के साथ नेक्स्ट 22 नंबर का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये कानपुर तो सभी को मालूम है, कानपुर के साथ साथ आगरा भी इसमें शामिल है। तो ऑप्शन नंबर आगरा और कानपुर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ये दो प्रमुख नगर हैं जो उत्तर प्रदेश में कपड़ा यानी चमड़ा उद्योग से संबंधित केंद्र हैं। और अगला प्रश्न है, किस देश की श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? यानी किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है? तो यहाँ पे भी ऑप्शन थाईलैंड बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे जो अस्थायी सदस्य हैं वो चाइना है, फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन और अमेरिका है। ये पांचों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो हैं क्या हैं, वो आपके अस्थायी सदस्य हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रसिद्ध संपादक कवयित्री जिसको विदुषी और लेखिका इंदिरा गोस्वामी को कौन सी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन, असमिया के लिए दिया गया है। इसके साथ साथ अगला प्रश्न है, किस भारतीय को विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है? तो ये सत्यजीत रे को दिया गया है, बी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, जोड़े को मिलान करना है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है इसमें? ये देखिए, इबोला वायरस से कौन सा रोग होता है? तो चेचक होता है। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है ये बताना है। इबोला एक रक्तस्रावी बुखार है और इसमें जो है गणतांत्रिक राज्यों में ये पाया जाने वाला पहला बीमारी था। और ये आपकी पहचान सबसे पहले जो हुई है वो हैदराबाद में हुई है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन बिल्कुल मिलान सही नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ का कौन सा सही है? पहला ही आपका सही हो जाएगा, यही सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका है,
अगला प्रश्न जिसमें पूछा गया कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान प्रदान करता है? तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन, बुकर पुरस्कार बिल्कुल सही हो जाएगा। और बी ऑप्शन सही होने के साथ अगला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो सी बिल्कुल सही, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय समझदारी के लिए जवाहरलाल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसी के साथ अगला प्रश्न है किस दक्षिण कोरियाई लेखक को मई 2016 में अपने उपन्यास द वेजिटेरियन के लिए 2016 का मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार मिला है? तो यहाँ पे हैन काइंग हैं, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। और अगला क्वेश्चन जो है ये रीजनिंग का प्रश्न है। यहाँ पे ये दिशा परीक्षण से प्रश्न लिया गया है, इसमें देखिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसको पढ़िएगा, बनाइएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके फिगर बनाने की, तो इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे ये मान लेते हैं व्यक्ति खड़ा है और 25 जो है मीटर नीचे जाता है, कितना 25 मीटर यहाँ पे पढ़िए। उसके बाद 20 मीटर इस साइड में जाता है, उसके साथ फिर 25 मीटर यहाँ पे जाता है, ठीक ऊपर की तरफ उत्तर की तरफ, और फिर 15 मीटर इधर चलता है। और उसके साथ वो किस दिशा में है, तो वो किस दिशा में है, तो 35 मीटर उत्तर में है। क्यों? क्योंकि 20 मीटर इधर है और 15 मीटर इधर है, तो 20 मीटर ये और प्लस 15 मीटर ये बराबर कितना हो गया 35 मीटर। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न 132 नंबर का प्रश्न है। इसमें चलिए बताइए फटाफट कौन सा सही हो जाएगा। बात करते हैं लड़के की, तो 1 + 4 × 3 इस प्रकार से ये समीकरण बनेगा। ऑप्शन नंबर जो होगा वो 17 आ जाएगा। 4 × 3 = 12 और 12 × 4 = 16 1 17। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न में जानवर है, ध्यान दीजिएगा 1 मिनट। जानवर है, हाथियों हैं और शेरों के बीच संबंध है। देखिए हाथी और शेर अलग अलग जानवर हैं, बट जानवरों के अंतर्गत दोनों आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो सही होगा वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मान लेते हैं ये हाथी है, ये हाथी है और ये शेर है और जानवर दोनों ही हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है 134 नंबर का, और इसमें डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। इसको आप लोग कर लीजिएगा। 90 + 30 = 120 होता है, तो यहाँ पे 120 यानी डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न यहाँ पे 135 नंबर का प्रश्न है। इसमें कौन सी स्थिति दिखाना है? चलिए पी के ऊपर, पी ऊपर हो तो नीचे क्या होगा ये बताना है। यदि पी ऊपर है तो नीचे क्या होगा, ये वाला तीसरा वाला क्वेश्चन में पी ऊपर है तो नीचे कौन सा शब्द आएगा, तो नीचे कौन सा शब्द आएगा, सी आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही होगा, सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? चलिए जैसे इस प्रकार से घुमाएंगे, ऐसे ही तो घुमाएंगे, तो यहाँ पे सी बिल्कुल, क्योंकि सी नहीं मिल रहा है इसलिए सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। क्लियर? चलिए बहुत अच्छे। और अगर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, यहाँ से इस प्रकार से यहाँ अलग कर देते हैं। जैसे यहाँ पर भी पी है, इसको मान लेते हैं ये ऊपर है, तो इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, और इसको इसी के साथ मिलान कर लेंगे। 1 मिनट, ए से यहाँ से क्या हो रहा भाई, यहाँ से, ठीक। तो यहाँ पे ये तो नीचे क्या आ जाएगा, यानी पी वाले क्या आएगा, सी आ जाएगा, तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं सूचना तकनीकी। सूचना तकनीकी मतलब ओरल क्या होता है। 136 नंबर का प्रश्न है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही। ओरल जो है वो डेटाबेस पैकेज है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, ईमेल में BCC का अर्थ क्या होता है। तो ईमेल में जो 1 मिनट BCC का अर्थ जो होता है उसको ब्लाइंड कार्बन कॉपी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट है, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है। यानी कंप्यूटर चल रहा है उसको पुनः रिस्टार्ट करना है तो वो क्या कहलाता है, उसको रिबूट कहते हैं। बी बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर कोड में जो त्रुटि ढूंढने की प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है। चलिए बताइए, बहुत अच्छे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी उसको एरर, 1 मिनट, डिबगिंग कहा जाता है। सी बिल्कुल सही होगा यहाँ पे, ठीक, एरर नहीं कहेंगे। इसी के साथ अगला प्रश्न है, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार संख्या कितनी होती है। तो इसकी आधार संख्या जो होती है वो 16 होती है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित जो विद्यार्थी हैं वो किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से प्रेरित होते हैं।
तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन आपका होगा, क्योंकि आंतरिक प्रेरित जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए बाह्य पुरस्कार उनकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि आंतरिक प्रेरणा का तात्पर्य है वो खुद से जब तक मोटिवेट नहीं होंगे, कितना भी पुरस्कार बाहरी मिल जाए कोई मतलब उनका नहीं होगा, यही इसमें बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, बीजों को अंकुरण संकल्पना के सिद्धांत की सबसे प्रभावी पद्धति कौन सी है? 142 का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। यहाँ पे विद्यार्थियों द्वारा जो पौधों के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना ही यहाँ पे सबसे प्रभावी पद्धति होती है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है माफ कीजिए, किस तत्व के आधार पर नेतृत्व अत्यंत प्रभावशाली बन जाता है? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे नेतृत्व के व्यक्तित्व लक्षण जो है यही नेतृत्व को प्रभावशाली बना देता है, पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, प्रशासन के क्षेत्र में नौकरशाही परख है उपागम का प्रारंभ किसने किया था? तो यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन, एम वेबर के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट है, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, तो उसे क्या कहेंगे? अभिप्रेरणा कहेंगे, संवेग कहेंगे, वचनबद्धता कहेंगे या फिर अध्यावसाय कहेंगे? 145 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे इसको अभिप्रेरणा कहते हैं, फर्स्ट सही होने के साथ। नेक्स्ट है कि अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है? अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में सही कथन को बताना है। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ अभिप्रेरणा और अधिगम है। यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब विद्यार्थियों की भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो, तभी जो है वहाँ पे अधिगम वो सीख पाएंगे, यानी कि अभिप्रेरणा जब आंतरिक हो। तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें एक क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति दे देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, तो कुछ विद्यार्थी जो होते हैं वो चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। तो एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है और इस स्थिति से निपटने के लिए कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? चलिए यहाँ पे ऑप्शन देखिए और बताइए कौन सा सही हो सकता है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। यहाँ पे अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, इस प्रश्न में कौन सा विद्यार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? तो यहाँ पे 148 में ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। प्रत्येक विद्यार्थियों की जो अंतर्जात प्रतिभा का पोषण करने एवं उसके अवसर की उपलब्धता कराना होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, इसमें सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, यानी कि किस प्रकार से सीखना समृद्ध हो सकता है, क्या करेंगे? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन, वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, यानी कि दुनिया में जो वास्तविक चीज़ें हैं उसको कक्षा में बताया जाए विद्यार्थियों को, और विद्यार्थियों को एक दूसरे से अंतःक्रिया करके और शिक्षक उस प्रक्रिया का सुगम बना सकते हैं। इस प्रकार से ये सबसे सटीक और अच्छा आंसर होगा, डी बिल्कुल सही है। और ये इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है। इसमें पूछा गया है, किसको एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है? तो विद्यार्थियों द्वारा जो प्रश्न पूछना है यही सबसे अच्छा और अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और भी ऑप्शन करने के साथ हम लोग यहाँ पे 150 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएंगे। तो चलिए अगले मिलते हैं अगले किसी अन्य प्रैक्टिस के साथ। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। और अभी तक कोई भी अभ्यर्थी यदि जो नए साथी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। चलिए बहुत बहुत थैंक यू एंड धन्यवाद।